Hello students, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे जीव विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि घटना चक्र सीरीज में बायोलॉजी का आज का यह हमारा पहला वीडियो होगा। इससे पहले मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम सभी बिना विलंब के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, लिनियस, लैमार्क, मेंडल या फिर डार्विन। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चार्ल्स डार्विन जो है वो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद हैं। इंग्लैंड के जैव विकासविद है चार्ल्स डार्विन। ओके, इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम सभी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ओके, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। मानव तंत्र में जो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है इंसुलिन, वह कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट का। इंसुलिन अग्न्याशय में अंतःस्रावी होता है। इंसुलिन क्या होता है? अग्न्याशय में अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन जो कि एक प्रकार का प्रोटीन है, उसको ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? इंसुलिन अग्न्याशय में अंतःस्रावी होता है और यह क्या करता है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक एंटीबायोटिक है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइसिन। ये जो होगा इसमें ढेर सारा एक से अधिक आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम सभी आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में से क्या जो है मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है? तो हम सभी जानते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भर भर के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होगा? तो कीटों को वृद्धि करने के विज्ञान को हम सभी कीट संवर्धन बोलते हैं। कीटों के वृद्धि करने के विज्ञान को हम सभी कीट संवर्धन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कीट संवर्धन जैसे कि केचुओं की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। केचुआ को हम सभी किसानों का मित्र या फिर भूमि की आंट कहते हैं। किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को। और भूमि का आंट भी इसको कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है वो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता
और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गर्भ में जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, उसके विकास को जानने के लिए कि वो कितना डेवलप कर रहा है, इसको जानने के लिए जिस रे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पराध्वनि तरंग होती है। क्या होती है? पराध्वनि तरंग होती है, जो क्या करता है कि भ्रूण के विकास के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, और अल्ट्रासाउंड तकनीक जो है वो पराध्वनि तरंगों के उपयोग के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सेब, बी अंगूर, सी खजूर और डी आलू बुखारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सेब, जो कि एक सच्चा फल नहीं है। यह क्यों नहीं है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो वैसे फल को हम लोग झूठा फल मतलब असत्य फल, फॉल्स फल कहते हैं, जैसे कि सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि। समझ गए? जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो इसको हम लोग फॉल्स फ्रूट, असत्य फल कहते हैं। इसका उदाहरण सेब, काजू और नाशपाती इत्यादि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है वो शुष्क पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या रहता है, फूल जैसा कलिका भी रहता है, और वह वृक्ष की सूखी हुई फूल की कलिका जैसी हम लोग को दिखने में मध्यम कद की दिखाई पड़ती है जो लौंग होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौंग, जिसको हम लोग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिकाएँ होती हैं, जिसको लौंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि लौंग जो मसाला है वह फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल की कली। फूल की कली, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फूल की कली से लौंग प्राप्त होता है। ओके, लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। जब दांत में दर्द होता है तो हम लोग बोलते हैं कि लौंग को रख लेना है ताकि हमारे दांत का दर्द क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो दांत के दर्द में भी इसका निवारण किया जाता है। लौंग के पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वो है साइजिजियम एरोमेटिकम। ओके, जो कुछ कुलमिर्टेसी के अंतर्गत आता है, जिसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है और इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है और इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं। क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं जो कि तना होने का एक विशेष लक्षण होता है। तना होने का एक विशेष लक्षण होता है नोड्स और इंटरनोड्स का होना, और अदरक में नोड्स और इंटरनोड्स दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अदरक क्या है, तना है, ना कि जड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या फिर एक बीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। उनको कहा जाता है हेलोफाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट बोला जाता है। लवण मृदोद्भिद या फिर हेलोफाइट इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैसे पौधे जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं, लवण युक्त जल में उगते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम।
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसके निगरानी में उपयोग किया जाता है? तो ब्रेन नहीं, मस्तिष्क के निगरानी में इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला एक मशीन है। यह एक मशीन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि मस्तिष्क की निगरानी, मस्तिष्क में होने वाले विद्युतीय गतिविधि को मापता है। इसके लिए एक मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए जिस विकिरण का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इंफ्रारेड विकिरण, जिसको IR बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। यह इंफ्रारेड लैंप एक विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अधिक विविधता का कारण जो है वो है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत का आधुनिक रूप दिया उसको हम नव डार्विनवादी कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवादी के अनुसार जिनों में साधारणतः परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं उनमें विविधताएं बढ़ जाती है और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वो है उत्परिवर्तन। अतः यह स्पष्ट होता है कि ये परिवर्तन वंशागत हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? हम लोगों को ऐसा लगता है कि जेम्स वाटसन, क्रिक, MHF बिलिंग्स, फ्रैंकलिन इत्यादि वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने डीएनए की खोज की थी, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। वास्तव में इन्होंने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। डीएनए का एक कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में जो डीएनए की खोज की थी उनका नाम है फ्रेडरिक मिस्टर, जिन्होंने 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में डीएनए को न्यूक्लियन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लियन कहा था। फ्रेडरिक मिस्टर ने की, क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, RNA या फिर DNA? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, DNA। क्या है? DNA का पूरा नाम क्या होता है? डॉक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो हम जानते हैं कि ऊर्जा जो जमा होता है यकृत या मांसपेशियों में वो ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये हम सभी जानते हैं कि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन इत्यादि रासायनिक क्रियाओं से ही प्राप्त होता है। अब चीनी शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जो कि एक सरल शर्करा है
और यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों, ऊतकों इत्यादि में पहुंच जाती है और यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा करती है। ग्लूकोज ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत मांसपेशियों में जमा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, आगे आने वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच।